चलिए ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े बाबू? जलवायु। कल पार्ट 1 पढ़े थे, वीडियो डाला हुआ, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा कि पिछला क्लास में नहीं पढ़े थे सर, तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज हम लोग लॉन्च किए, ठीक है। तो पार्ट 2 जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है क्या? चलिए वो हम मैसेज वहां लिख देंगे। चलिए हम लोग पढ़े थे कल भारतीय मानसून की प्रकृति पढ़े थे। हाँ देखो कहाँ तक लिखा है? प्रभावित करने के बाद कारक है ना, तो इसका सारा लिखवा दिए थे। नहीं लिखवा रहे थे इधर, और हेडिंग लगा के छुड़वाए। चलिए ठीक, हेडिंग लगा, सभी लोग लगाइए। भारत की जलवायु है ना बाबू को प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब होता है कारण, है ना। चलिए हेडिंग लगा, जहां उस तरह का रहेगा हम अपने पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। वाले कारक देखो क्या है। पहला, भारत की जलवायु नियंत्रित करने वाले अनेक कारक होते हैं। पहला अक्षांश, क्या है वो? पहला अक्षांश इस तरह लिख के छोड़ दीजिए। हाँ पढ़ेंगे उसके बाद कुछ लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। समझिएगा, जलवायु बताए थे क्लाइमेट के बारे में, है ना। और भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक है। कारक मतलब क्या होता है सुमन? कारण। क्या होता है वो? कारण, है ना। और बोला गया अक्षांश, पहला टॉपिक क्या है? अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। फिर से बोला गया है कि अक्षांश और देशांतरीय आप लोग जानते होंगे, जो इस तरह का रहता है, आप लोग बनाए होंगे, कभी बना दिए थे बाबू। इसको क्या कहते हैं बोलिए? अक्षांशीय बोलते हैं, है ना बाबू। और देशांतरीय किसको कहते हैं बोलिए? यह हो गया आपका अक्षांश कहलाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला क्या कहलाएगा बाबू? सॉरी, ये जो है ना इसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और ऐसे वाला है ना उसको देशांतरीय कहते हैं, देशांतर, ठीक है। चलो तो इसको जानते हैं बनाने के लिए आप लोग। चलिए तो समझ जाइएगा आप लोग अक्षांश और देशांतर होता क्या है। चलिए हम इसको बोलेगा अक्षांश, आप लोग पहचानने का तरीका समझ जाइएगा, ठीक है। समझ कोई दिक्कत? चले आगे। बोला आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। हम लोग पढ़े हैं बाबू पिछले अध्याय में। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे कहते हैं बाबू? है ना, जो देखिए यहाँ गुजरता है बाबू कर्क रेखा, है ना, जो झारखंड को भी टच करता है, ठीक है। कर्क रेखा झारखंड रांची में, कहाँ है? रांची में। कर्क रेखा जो पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। कौन सा देश का मध्य भाग से गुजरती है बाबू? पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो बीच में है मध्य रेखा, जिसमें झारखंड भी रांची टच करता है ना। आगे बोला गया इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग, कौन सा भाग बाबू? उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबसे ऊपर वाला कौन भाग कहेंगे? उत्तरी भाग। कौन भाग कहेंगे बाबू?
उत्तरी भाग है ना। और बोला गया शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। और बोला आगे उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होते हैं होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक ताप में अंतर का अनुभव करता है। पूरा साल भर हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ बढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर बोले तो तापमान, है ना बाबू। आगे बोला कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु किसे कहेंगे प्रीति? जो अलग अलग प्रकार का जलवायु हो, कभी ठंडा हो कभी गर्म हो, इस प्रकार का विषम जलवायु। विषम मतलब जो मिलता जुलता ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। अगला टॉपिक बोला हिमालय पर्वत। क्या बोला? हिमालय पर्वत। चलो एक पॉइंट बना के लिख लो इसमें लिखो, इसी में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कर्क रेखा से लिख लोगे सुन के कि लिखना होगा? चलो, कर्क रेखा से उत्तर में, कर्क रेखा से उत्तर में, कर्क रेखा से उत्तर में, लिख पा रहे हैं सभी लोग? उत्तर में स्थित भाग में, उत्तर में स्थित भाग में, स्थित भाग में भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से हो गया, भूमध्य रेखा से कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है? चलिए, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण, दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा दैनिक तथा वार्षिक लिख लोगे, वार्षिक तापांतर लिख लोगे। देखिए, देख लो, तापांतर, ठीक है। ताप में अंतर, तापांतर का अर्थ क्या होता है? ताप में अंतर। चलिए, तापांतर हो गया दोनों सबको, ठीक है। चलिए, तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। चलो, अब लिखिएगा आप लोग अगला पॉइंट इस तरह, ठीक है, एरो बना के, हिमालय पर्वत। कौन पर्वत है वो? हिमालय पर्वत, ठीक है। चलिए, हिमालय पर्वत लिखेंगे और समझिए, ठीक है, बाद में पॉइंट होगा तो लिखेंगे। भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, पहला कौन था? अक्षांश। दूसरा क्या बाबू? हिमालय पर्वत। सुनेंगे, हिमालय पर्वत उत्तर में ऊंचा, हिमालय उत्तर में है ना बाबू हिमालय पर्वत, किधर है? इस साइड में क्या है? हिमालय पर्वत है ना। मैप में ध्यान दीजिएगा। वही बोला कि उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उप महाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है, जमा देने वाली एक ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। देखना कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, बड़ा है बाबू, तो उसका फायदा क्या होता है हमें कि जो सुरक्षा प्रदान करती है, उधर से जो उत्तरी जो हवाएं बहती है ना, तो मान लो चट्टान रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो हवा को आने देगा क्या? नहीं, तो सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं? चलो पॉइंट बना के लिखो,
लिखिएगा कि हिमालय पर्वत ऊंची पर्वत श्रृंखला लिख लोगे, श्रृंखला उपमहाद्वीप को ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। अभेद उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें जो हवा बहुत ज्यादा रहता है बाबू, जहाँ बर्फीला क्षेत्र हो और वहाँ की हवाएं, अभी 2 दिन पहले था कि मौसम पूरा लग रहा था कि स्नो फॉलिंग हो रहा, बर्फ का बारिश हो रहा, कैसा लग रहा था, एकदम जमा देता हवा बह रहा था, पूरा ठंडा ठंडा एकदम। तो ही बोला कि जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। उपमहाद्वीप में वर्षा होने का कारण यही सब है। ठीक है, अगला है बाबू कारक जल और स्थल का वितरण। क्या है जल और स्थल? क्या नाम है? जल और स्थल। ठीक है, जल और स्थल का वितरण मतलब बाबू बांटना है ना, बटा हो। तो जल और थल मतलब समझे, जमीन और पानी है ना। देखो भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होती है। सही बात है कि नहीं? जल ठंडा होता है तो जल्दी गर्म होगा क्या? नहीं, स्थल तुरंत गर्म हो जाता है बाबू, है ना। तो पानी वैसे भी गर्म जल्दी नहीं होगा, तुरंत टेम्परेचर अधिक चाहिए, है ना। और देर से ठंडा भी होता है। जल और स्थल के इस विभेदित तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समुद्र तट से दूरी, ये भी लिख लो, कारण है, पूछा जाएगा कि सब कारण लिखिएगा बाबू। अगला लिख दो समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। ठीक है, देखो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत, लंबी तटीय रेखा कहने का अर्थ है कि भारत का देखो तटीय रेखा एक क्षेत्र कहलाएगा, उड़ीसा का अंतिम क्षेत्र, बांग्लादेश के अंतिम क्षेत्र से लेकर के देखिएगा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से होते हुए तमिलनाडु होते हुए आते हैं, फिर केरल, यानी साइड वाला जो किनारा है, समुद्री किनारा, समझ रहे हो बात को? तो तटीय भाग कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तटीय भाग, है ना। तो वही बोला लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी प्रदेश कौन कहलाएगा? तटीय प्रदेश आपका जो तट से निकट हो, यानी उड़ीसा बताया ना, बिहार प्रदेश, सब जो राज्य है प्रदेश कहलाएगा, है ना। तो आगे बोला तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के कौन मुंबई और कोंकण, है ना,
जो तट है मतलब समुद्र किनारा, निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला कारक है आपका समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है वो? समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण भी भारत का जलवायु प्रभावित होता है। क्या? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इसके कारण से भी आपका जलवायु परिवर्तन होता है। और एक और है, अच्छा कोई नहीं, एक और लिखिए लो सब लोग, उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच। ठीक है, सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। समुद्र तल से ऊंचाई पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोला गया ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बात सही है कि नहीं? तल मतलब निचला क्षेत्र है ना, समुद्र का निचला क्षेत्र। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तापमान भी वहां क्या होता है? घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन कौन? आगरा और दार्जिलिंग। कौन कौन बाबू? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है? 16 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, जो अभी आ रहा हम लोग का, ठीक है। और जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस, एक ही अक्षांश में स्थित है दोनों जगह, आगरा और दार्जिलिंग, है ना बाबू? तो नहीं कहते हम लोग दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, तो हम माइनस बोलते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचावच क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का जो भौतिक स्वरूप, जो भारत मैप आप लोग देख रहे होंगे, तो जो भौतिक स्वरूप है तो क्या हम लोग नहीं बनाया, प्राकृतिक बनाया है बाबू। तो वही बोला, भारत का जो भौतिक स्वरूप, आकार जो पहले से ही बना हुआ है, अथवा ऊंचावच तापमान वायु दाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई, कौन कौन महीना बाबू? जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जो पवनाभिमुखी, पवन की तरफ, हवा की तरफ जो मुख रहता है, उधर अधिक वर्षा प्राप्त होता है। गौर करिएगा, जब मानसून आता है तो क्या आता है? हवा इधर से उधर बादल को करता है ना वो। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन भी मुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। भारतीय मानसून की प्रकृति, अगला टॉपिक क्या है बाबू? भारतीय मानसून की प्रकृति। स्टार देख लिखिए सभी लोग, लिखो भारतीय मानसून की प्रकृति। प्रकृति मतलब समझते हो? जो कैसे बना हुआ है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है ना, या लक्षण कैसा है, ये भी बोल सकते हो। प्रकृति मतलब, ठीक है, प्रकृति मतलब ऐसे भगवान में हम लोग बोलते हैं। भारतीय मानसून की प्रकृति, जो बनावट है, संरचना है, वो कैसा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए सभी लोग? अच्छा, पढ़ते हैं। मानसून एक सुपरिचित जलवायुवीय घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। पहेली मतलब वैज्ञानिक समझते हैं कि मानसून आए तो आए कैसे, और एक पहेली कहने का मतलब जिस तरह हम लोग अभी आंकड़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, अगला बार मानसून फिर बदल जाता, पता चलेगा जून के जुलाई में आ गया, कभी कभी लगे मई के लास्ट में पानी आने लगता है, होता है कि नहीं। तो प्रकृति साइंस वैज्ञानिक भी तो ध्यान में रखे हैं, तो भी टेंशन में है कि भाई पहेली बना हुआ कि कैसे सॉल्व करे, बहुत बड़ा चीज है।
मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। यानी क्षेत्रीय स्तर से भूमंडलीय स्तर पे, मतलब जमीनी स्तर पे किया गया। इसको किसको? तो मानसून की प्रकृति को जांचने का। देखिए जो मानसून है बाबू, देखो दक्षिण पश्चिम मानसून को, इस मानचित्र को आप लोग सब अपना A4 साइज के पेज में बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये मानसून है, अलग अलग मैप है। तो जो दिखाया गया है नहीं, मानसून ऐसे दक्षिण और क्या लिखा हुआ है, पश्चिम। जो दक्षिण साइड से उठता है और किधर की ओर आता है, पश्चिम की ओर, है ना बाबू। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां तो कब कब आता है ना, 15 जून, 10 जून, सब विस्तार से है। कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे, थोड़ा मेहनत से बनाइएगा A4 साइज में। रूम में करना क्या है, क्या? चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हम लोग कौन सा कॉन्टिनेंट में रहते हैं? दक्षिण में नहीं, हम लोग एशिया में रहते हैं। कौन सा? एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल कितने महाद्वीप हैं? बोलो 7 गो। कितने हैं बाबू? 7। कौन कौन? एशिया, देखिए वहां लिखा हुआ है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 6 हुआ। और एक लास्ट सबसे नीचे देखो अंटार्कटिका है, जो बर्फीला क्षेत्र है ना। कैसा है बाबू? बर्फ वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशियाई, अब समझ में आ जाएगा। एशिया जो कॉन्टिनेंट देखना है, कौन सा कॉन्टिनेंट देखेंगे हम लोग? एशिया में दक्षिण साइड किधर है? तो भारत के तरफ। भारत के तरफ क्या कहलाएगा? दक्षिणी भाग। जैसे कोई भी मैप देखिएगा ना, तो दाहिने तरफ जो है बाबू पूरब कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पूरब है कि नहीं, ईस्ट है कि नहीं? भारत मैप में देखिए आप, तो ईस्ट इधर कहला है, तो वेस्ट इधर हुआ। तो इस तरह एशिया कॉन्टिनेंट में देखना है, एशिया महाद्वीप। तो दक्षिणी क्षेत्र बोलेगा तो भारत में आएगा बाबू, भारत, पाकिस्तान, ये सब आएगा ना, म्यांमार, ये सब। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। क्या है? पहला, मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। मानसून का जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, समुद्री जल तरफ से होता है, इधर से ही होता है, और किधर की ओर जाता है। मानसून में विच्छेद, 2 पॉइंट निकला। मानसून में विच्छेद मतलब कैसे उसको, मतलब चेंज होता है उसमें, ठीक है। देखो पहला टॉपिक है मानसून का प्रारंभ। पहला क्या है बाबू? मानसून का प्रारंभ। इसी के अंतर्गत आएगा मानसून का आरंभ, लिख दो। चलिए, अगर इसमें पॉइंट आएगा तो इस तरह लिखेंगे इसमें, ठीक है। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के, कौन सा सदी के बाबू? 19वीं सदी मतलब शताब्दी में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, यानी कि अप्रैल और मई के महीना में, है ना बाबू? कौन कौन मंथ में बोलो? अप्रैल और मई में जो लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत मतलब सीधा सीधी, है ना। तो हिंद महासागर के उत्तर में, कौन सा महासागर? हिंद महासागर कहाँ है बता? ठीक है, हिंद महासागर यहाँ निचला क्षेत्र में, यहाँ देखो वर्ल्ड मैप में ज्यादा समझ में आएगा। हिंद महासागर, है ना। वही बोला कि स्थित, तो हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर का उत्तर साइड किधर होगा बताओ? हिंद महासागर ये पूरा है बाबू, है ना। तो ये पूरा हुआ, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो उत्तर में क्षेत्र हो गया मालदीव, श्रीलंका, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? बोलिए, उत्तर साइड में कहलाएगा हिंद महासागर का। चलिए आगे देखो। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षता
धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से अधिक दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। आकर्षित मतलब उधर खींच लेता है। पवन मतलब हवा को। किसको बाबू? इन दशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विपेक्षित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखो अगला है छोटा सा मानसून का भारत में प्रवेश। क्या है बाबू? मानसून का भारत में प्रवेश। ठीक है। देखो प्रवेश में क्या है, भारत में कैसे आता है। देखो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। पॉइंट बना लिखो, मानसून का भारत में प्रवेश। रीडिंग है आपका, लिख लो। मानसून का भारत में प्रवेश। प्रवेश मतलब घुसना है ना। चलिए, तो भारत में कैसे आता है देखिए। तो पॉइंट बना लिखो। देखो दक्षिण पश्चिमी लिख लोगे, बीच में हैफन दे देना, छोटा सा डैश टाइप का। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। कब पहुंचता है बाबू? 1 जून को पहुंचता है। पूछा जाएगा मानसून, जो भारत का मानसून कब प्रवेश करता है, तो जून में। आप लोग सुने होंगे कि जून में बारिश आना शुरू हो जाता है ना, गर्मी बहुत ज्यादा रहता है और मानसून का असर भी दिखने लगता है। 1 जून को पहुंचता है, हो गया। और शीघ्र ही क्या लिखेंगे? शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच, 10 और बोलो 13 जून के बीच एक आर्द्र पवने, आर्द्र मतलब मॉइस्चर वाला जो हवा है ना। आर्द्र मतलब ठंडा पवने भी बोल सकते हैं। आर्द्र पवने मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। तो दिक्कत यहां तक। अगला पॉइंट बना, एरो देके पहुंच जाती हैं। अगला एरो दो और लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन भी लिख सकते हो या प्रभावाधीन। प्रभाव में आकार दे दो, प्रभावाधीन कर दो, प्रभावाधीन हो जाता है। प्रभावाधीन मतलब उसमें प्रभाव इफेक्ट होने लगता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चल, मानसून के विच्छेद। क्या है टॉपिक? मानसून में विच्छेद। सुनिएगा ध्यान से। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार
कुछ दिनों तक वर्षा होने के कारण बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। लिखो पॉइंट बना, मानसून में विच्छेद लिख के इस तरह का पॉइंट डबल बना। हाँ, मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं बाबू? तो पॉइंट बना इस तरह लिखे, डैश देके। हाँ चलो लिखेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार हाँ एक बार कुछ दिनों तक हो गया यहाँ तक। हाँ, कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद, क्या होने के बाद? वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 के बीच में छोटा सा डैश दो है ना, 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा, कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद को अंडरलाइन कर लेना, ठीक। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, फिर से समझिए इसको। मानसून विच्छेद से आप क्या समझे बाबू? दक्षिण और पश्चिम समझोगे, है ना। दक्षिण समझ में आ गया, निचला क्षेत्र, और पश्चिम मतलब उसी के लेफ्ट साइड। मानसून काल, काल मतलब समय बताए थे, में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद, एक बार लगातार क्या हुआ? कुछ दिन वर्षा हुआ, है ना। और बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो, एक आध सप्ताह लगातार हुआ, क्या हुआ बाबू? एक आध सप्ताह तुम्हारे पास कुछ दिन वर्षा हुआ, और बाद 1, 2 सप्ताह या एकदम कुछ सप्ताह तक वर्षा होवे नहीं किया, ठीक है, तो इसको कौन क्या कहते हैं हम लोग? मानसून विच्छेद। समझा दोगे किसी को? चलो आगे चले। बोला बाबू ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है बाबू? पश्चिमी तट पर मानसून, समझिएगा, पश्चिमी तट कौन हो गया? उधर पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर बहने लगती है। आर्द्र पवने मतलब ठंडी पवने किधर बहने लगती है बाबू? तो तटीय क्षेत्रों पर। कौन सा? तट के किनारे की तरफ, है ना। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है, राजस्थान कहाँ है देख रहे हो? देखो ऊपर है, गुजरात के ऊपर, है ना। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला बोला मानसून का निर्वर्तन, ठीक है। निर्वर्तन मतलब कैसे बहता है, निर्वर्तन मतलब क्या बोलेंगे? धीरे धीरे लौटता है एक तरह से। देखो लिखो मानसून का निर्वर्तन, लिखो इसी तरह लिखिएगा सभी लोग। मानसून का निर्वर्तन, डैश देके भैंस दीजिए और लिखिए। लिखेंगे मानसून के पीछे, डैश देके लिखो सभी लोग। मानसून के पीछे, मानसून के पीछे हो गया यहाँ तक। हटने या लौट जाने को, हटने या लौट जाने को
मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। उसमें क्या लिखा हो बुक में, उसमें देखो पीडीएफ में निर्वर्तन है कि निवर्तन है। पीडीएफ में देखो तुम निर्वर्तन है कि निवर्तन है। निर्वर्तन, ठीक, निर्वर्तन कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी हेल्प बुक में गलत टाइपिंग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मानसून के पीछे हटने या समझिएगा लौट जाने को मानसून का क्या कहते हैं हम लोग, निवर्तन कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना निर्वर्तन को। ठीक है, मानसून का निर्वर्तन। फिर बोला सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाती है। निर्वर्तित मतलब निकल जाती है ना। लौटती हुई मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प मतलब भाप ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। किधर करती है, तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला एक छोटा टॉपिक है ऋतुओं की लय। लय मतलब ऋतुओं की जो मौसम की लय, उसका लय नहीं बोलते कि तुम्हारा पढ़ने का लय भी बहुत अच्छा है, रिदम है ना। समझो भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। कितने, 4 ऋतु। कौन कौन, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निर्वर्तन की ऋतु। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे कल चलेंगे, आज भर यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 आज खत्म है, कल पार्ट 3 आएगा तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत। जिसको जो फॉल्ट होगा बाबू वीडियो यूट्यूब में चला जाएगा और आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बोले सर इससे पहले क्या था, तो आप वीडियो में पार्ट 1 देखिएगा, जलवायु लिख के तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी के चैनल में। तो दिक्कत चले।